प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे कोविड काल में। आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 12 के रसायन विज्ञान की पहला अध्याय ठोस अवस्था, इसके बारे में। अगर हम ब्लूप्रिंट की बात करें तो अभी ब्लूप्रिंट इसका आया नहीं है। जैसे ही आएगा उसका अलग से वीडियो बना देंगे। कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उस चैप्टर में से, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं जो उस चैप्टर में, मैक्सिमम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जिससे हमें पूरा आइडिया लग जाता है कि इस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन, किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। इसका हम ब्लूप्रिंट के आधार पर पूर्णतया पता लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं पहले चैप्टर ठोस अवस्था, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। जब से हमने 6, 7, 8, 9, 10th क्लास से पढ़ी हैं, तब से उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम ले रहे हैं कि पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। ठोस अवस्था, गैसीय अवस्था, द्रव अवस्था, प्लाज्मा अवस्था, 5वीं अवस्था चल रही है खोजबीन में, अतिशीघ्र अपने सामने आ भी जाएगी। अब हम बात करें ठोस अवस्था के चैप्टर की, तो 11th और 12th में द्रव और गैसों की डिटेल जानकारी हमने पढ़ ली है। अब हम 12th क्लास में इसकी तीसरी अवस्था ठोस अवस्था, इसके बारे में जानकारी लेंगे। बच्चों एक बात ध्यान रखना, इस चैप्टर में जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं, एक तो कुछ वोकेबलरी वाले शब्द हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और एक इसके जो मेन टॉपिक है जिस पर क्वेश्चन हर साल एक आध क्वेश्चन आता रहता है। इस चैप्टर में से सामान्यतः एक नंबर का क्वेश्चन आता है और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं। इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो ठोस होते क्या हैं, ठोसों के गुणधर्म क्या है, इनके प्रकार कौन से हैं, इनके मध्य किस प्रकार का बल कार्य करता है, उन बलों के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है, फिर उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, फिर इनमें कौन कौन से डिफेक्ट्स पाए जाते हैं जिन्हें हम रिक्तियाँ, दोष कहते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पदार्थ सामान्यतः 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। द्रव एवं गैस को तरल पदार्थ भी कहते हैं क्योंकि इनमें बहने का गुणधर्म होता है। नोट्स की जहाँ तक बात है बच्चों, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा जहाँ से आप इसकी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठोसों में अगर हम बात करें तो ठोसों की कुछ 3 पॉइंट हैं इसके, या हम कह सकते हैं कुछ 3 शब्द हैं जो आपको याद रखने। पहला, अवयवी कण क्या होते हैं। कण तो पाए जाते हैं, पार्टिकल्स होते हैं इनमें। अब वो पार्टिकल्स किस प्रकार के होते हैं, तो ठोसों की अगर हम बात करें तो ये 3 अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं। और वो अवयवी कण कौन कौन से होते हैं, परमाणु, अणु और आयन। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वह होता है अंतर आणविक दूरी। ये क्या होती है भाई अंतर आणविक दूरी, कि भाई इन कणों के बीच की दूरी, इन कणों के, जैसे मान लो ये एक कण है, ये एक दूसरा कण है, इन दोनों कणों के बीच की दूरी, यानी 2 अवयवी कणों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, अंतर आणविक दूरी कहलाती है। और तीसरा जो वोकेबलरी वाला शब्द है जो हमें ध्यान रखना है वो कौन सा है, अंतर आणविक आकर्षण बल। अंतर आणविक आकर्षण बल का मतलब क्या हो गया, कि 2 जो अवयवी कण है, ठोस में बहुत सारे अवयवी कण होंगे लेकिन निकटतम 2 अवयवी कणों के मध्य का जो आकर्षण बल है वो क्या कहलाएगा, अंतर आणविक आकर्षण बल कहलाता है। तो गैसों की यदि हम बात करें तो गैसों में अवयवी कण जो होते हैं उनके मध्य अंतर आणविक दूरी अधिकतम होती है और अंतर आणविक आकर्षण बल न्यूनतम होता है, ठीक है। अब एक और बात ध्यान रखना, ये जो दोनों पॉइंट है अंतर आणविक दूरी और अंतर आणविक आकर्षण बल, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या मतलब है रेसिप्रोकल होने का या व्युत्क्रमानुपाती होने का? मतलब क्या होता है कि अगर इनके मध्य की दूरी बढ़ेगी
अवयवी कणों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो उनके मध्य का आकर्षण बल कम होता जाएगा। क्यों होता जाए, या उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर आकर्षण बल कम है तो उनके बीच की दूरी क्या रहेगी, अधिक रहेगी। जैसे मान लो एक उदाहरण देखें कि एक चुंबक है, एक लोहे की कील है, उनको यदि उन दोनों के बीच की दूरी कम करेंगे तो आकर्षण बल अधिक रहेगा, जाहिर सी बात है। और जैसे ही उनके बीच की दूरी को हम बढ़ाते जाएंगे उनके मध्य का आकर्षण बल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो ध्यान रखना, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब यदि हम गैस, द्रव और ठोसों को परिभाषित करना चाहें कि किस प्रकार से हम गैस, द्रव, ठोस को परिभाषित कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करें, ये जो 2 पॉइंट बताए मैंने, अंतराण्विक दूरी और अंतराण्विक आकर्षण बल, इनके आधार पर हम इनको परिभाषित कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें गैसों की बात करें, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, गैसों में अवयवी कणों के बीच की दूरी क्या रहती है, अधिकतम रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है। अतः उनके मध्य का आकर्षण बल न के बराबर यानी नगण्य रहता है। इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या कहते हैं, गैसीय पदार्थ भी कह सकते हैं, या वे पदार्थ जिनके अवयवी कणों के मध्य अंतर आणविक दूरी का मान अधिकतम होता है तथा अंतर आणविक आकर्षण बल का मान न्यूनतम होता है, गैसीय पदार्थ होते हैं। फिर द्रव की बात करें तो द्रवों में अंतर आणविक दूरी ठोसों की तुलना में कम होती है और आकर्षण बल का मान गैसों की तुलना में कम होता है और आकर्षण बल का मान गैसों की तुलना में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे दूरी कम और आकर्षण बल क्या हो जाता है, अधिक। तो गैस की तुलना में द्रवों में दूरी कम होती है, आकर्षण बल अधिक होता है। और लास्टली जो हमारा मेन टॉपिक है ठोस, ठोसों में क्या होता है, ठोसों में अंतर आणविक दूरी बहुत कम होती है और अंतर आणविक आकर्षण बल का मान बहुत अधिक होता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे किस तरह से ठोसों के अंदर जो कण हैं इनमें बीच की दूरी, अंतर आणविक जो दूरी है, यहाँ पर अगर हम बात करें अंतर आणविक दूरी की तो ये देखिए आप, अंतर आणविक दूरी, इनके मध्य की अंतर आणविक दूरी का मान क्या पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। जबकि ये हम द्रवों को देख रहे थे तो उसकी तुलना में, ठोसों की तुलना में अंतर आणविक दूरी का मान क्या रहता है, अधिक रहता है। ठीक है, अब आगे चले, ठोसों के गुणधर्म क्या होते हैं। सामान्यतः सभी जानते हैं ठोसों के गुणधर्म क्या होते हैं कि ठोस भाई सामान्यतः दृढ़ या कठोर पदार्थ होते हैं। इनका आकार निश्चित होता है, जैसे मेरे पास एक ये पेन है ठोस अवस्था में, ठीक है, इसका आकार क्या है, निश्चित है, इसको मैं ना तो दबा सकता हूँ, ठीक है, और ना इसके आकार में परिवर्तन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ठोसों में, ठोसों के पदार्थ क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं और इनका आकार क्या रहता है, निश्चित रहता है। दूसरा पॉइंट यदि हम बात करें कि इनमें अवयवी कणों की निश्चित स्थिति होती है। अब एक उदाहरण मैं लेता हूँ, जैसे मान लो ये लिया, ये मेरे पास एक सॉलिड है, ठीक है, मेटल का सॉलिड है, इसे हम लोहा धातु भी कह सकते हैं। इस सॉलिड में ये सॉलिड जो बना बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना है, ठीक है, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना है। अब ये जो कण है, ये कण इसके अंदर स्थिर रह रहे हैं, उनकी स्थिति क्या रहती है, निश्चित रहती है, ठीक है, वो इधर उधर नहीं रहती। जबकि गैसों में बात करें, गैसों में अगरबत्ती का धुआं, बाह्य बल, हल्का सा बाह्य बल नहीं भी लगाए तो भी क्या होता है, कण इधर उधर रहता है। पानी, द्रव अवस्था, उनके कण भी इधर उधर गैसों की तुलना में कम गति करते हैं, परंतु ठोसों में गति नहीं करते, गतिशील नहीं होते, उनकी स्थिति क्या रहती है, निश्चित रहती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है ठोसों का, जो बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ भी है, ध्यान रखना। और इसके आधार पर एक क्वेश्चन आएगा, ताप का प्रभाव क्या होगा, उनकी चालकता पर ताप का प्रभाव से क्या परिवर्तन होता है, जो आगे मैं बताऊंगा। अब यदि हम यहाँ पर हम बात करें कि ठोसों में अवयवी कण जो अपने निश्चित स्थान पर होते हैं, वह अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन भी करते हैं, कंपन गतियाँ होती हैं इनमें, लेकिन अपने निश्चित स्थान से वह दूर नहीं जाते। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ये एक इसकी औसत माध्य स्थिति है, और माध्य स्थिति कैसे निकालते हैं
कि ये क्या है, वाइब्रेट करता है, इस तरह से वाइब्रेट कर रहा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी एक बीच में माध्य स्थिति है। तो माध्य स्थिति के इर्द गिर्द ये अवयवी कण क्या करते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं। ये इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है। इनमें अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल होता है। क्यों रे भाई, क्यों आकर्षण बल प्रबल होता है? क्योंकि कणों के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, इसलिए आकर्षण बल क्या रहेगा, अधिकतम रहेगा। ठीक है, ताप में वृद्धि करने से कणों के बीच का आकर्षण बल ढीला पड़ने लग जाता है, दुर्बल होने लग जाता है। अतः उनके कण एक दूसरे से दूर हटने लगते हैं, और दूर हटने से ठोस पदार्थ ताप में वृद्धि करने से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगते हैं, और ज़्यादा ताप में वृद्धि करते हैं तो वह द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में भी जा सकते हैं। जैसे मान लो बर्फ की बात करें, जब तक फ्रिज में है और फ्रीजर वाले में है तब तक तो वो किस अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में। जैसे उसको हथेली में लेकर बाहर लाए, वह किस में परिवर्तित हो गया, द्रव अवस्था में। और हथेली से उसको भगोनी में डाल दिया, गर्म किया, थोड़ी देर बाद उबाल आएगा, उबाल के बाद वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। दैट्स ऑल। ये मेन पॉइंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, इनका आयतन निश्चित होता है तथा यह क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। पॉइंट है असंपीड्य। असंपीड्यता का मतलब क्या होता है कि वे पदार्थ जिनको दबाने पर दबते नहीं है, अर्थात उनके मध्य की अंतर आणविक जो दूरी होती है वह डिस्टर्ब नहीं होती, वो जितनी होती है उतनी ही रहती है। तो वो क्या कहलाते हैं, असंपीड्य। गैस की बात करें, साइकिल में के पंप में हवा भरते हैं तो पहले तो उसमें गैस इकट्ठी हो जाती है, वायु इकट्ठी हो जाती है। जैसे ही ऊपर से पिस्टन दबाते हैं तो वो वायु क्या हो जाती है, संपीड़ित होती है और प्रेशर के माध्यम से टायर में चली जाती है। तो कहने का मतलब, जैसे अपने गैस का सिलेंडर है, गैस के सिलेंडर में गैस संपीड़ित रूप में रहती है, और जब वह संपीड़ित रूप में रहती है तो कुछ गैसों का गुणधर्म होता है कि वह ताप और दाब पर डिपेंड करते हुए द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। दैट्स ऑल। ये है ठोसों के गुणधर्म। अब इसके बाद हम बात करते हैं अंतर आणविक आकर्षण बलों की, के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है। क्योंकि ठोस में क्या पाया जाता है, अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। अब वह बल अलग अलग ठोसों में अलग अलग प्रकार का हो सकता है, तो उसके आधार पर, यानी अंतर आणविक आकर्षण बलों के आधार पर ठोसों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, और चौथा धात्विक ठोस। 4 प्रकार के ठोस है। ध्यान रखना, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में से यानी आकर्षण बलों के आधार पर ठोसों को कितने भागों में बांटा गया है, इस पर क्वेश्चन आता है। एक तो कभी प्रकार पूछ लेते हैं, कभी उदाहरण देकर पूछ लेते हैं कि ये किस प्रकार का उदाहरण है। ठीक है, कौन से ठोस में 5-6 उदाहरण दे दिए, उसको वर्गीकृत करो, क्लासिफाई करो। आणविक ठोस कौन सा है, इसमें आयनिक ठोस कौन सा है, आगे क्वेश्चन भी बताऊंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ। तो ठोसों को अंतर आणविक आकर्षण बलों के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करें आणविक ठोस। ध्यान रखना, इन चारों में 2-3 प्रकार के पॉइंट पर क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा, कि इस प्रकार के ठोस में अवयवी कण कौन सा है। दूसरा, इस प्रकार के ठोस में उदाहरण दे दिया, कोई उदाहरण दे दिया, जैसे मान लो ठोस बर्फ दे दिया आपको उदाहरण, तो भाई बताओ इसमें अवयवी कण कौन से होते हैं, क्या कहलाते हैं अवयवी कण, बताओ इसमें अंतर आणविक आकर्षण बल कौन सा होता है। ये छोटे-छोटे 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। या क्वेश्चन पूछ ले, बताओ ये किस प्रकार का आणविक ठोस है। ठीक है, प्रकार पूछ सकते हैं, उसमें अवयवी कण का प्रकार पूछ सकते हैं, उसमें अंतर आणविक आकर्षण बल का नाम पूछ सकते हैं, और उनके उदाहरण पूछ सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बोर्ड परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आणविक ठोस में अवयवी कण, नाम से पता चल जाएगा भाई। अवयवी कण कौन कौन से देखे थे हमने, अणु, परमाणु और आयन। तो इन तीनों में से आणविक ठोसों में कौन सा होगा, नाम से पता चलता है। आणविक ठोस यानी इनमें अवयवी कण कौन होंगे, अणु होंगे। क्लियर, याद रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इनमें दुर्बल वान डेर वाल बल पाए जाते हैं। इनमें प्रबल आकर्षण बल नहीं होता, इनमें दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है। हाँ, द्रवों की और गैसों की तुलना में तो अधिक होगा, लेकिन अपने ही प्रकार के दूसरे ठोसों की तुलना में इनमें आकर्षण बल का मान क्या रहता है,
दुर्बल रहता है। ये दुर्बल वांडरवाल, और वांडरवाल बल किन में पाए जाते हैं? गैसों में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना अधिकतर जो गैसें हैं वह इसी श्रेणी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, आणविक ठोस को पुनः 3 भागों में बांटा गया है, याद रखना। और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आणविक ठोसों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? देखो, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। ठीक है, ये 3 प्रकार के आणविक ठोस होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करें अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं। अरे भाई, ध्रुवणता क्या होती है? ध्रुवणता, अगर कोई बंध है, कोई अणु है जिसके एक सिरे पर एक परमाणु, दूसरे सिरे पर दूसरा परमाणु, अगर दोनों ही समान प्रकार के परमाणु हैं, एक ही प्रकार के परमाणु हैं, तो दोनों में खिंचाव जो होगा आपस में वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो जो बंध बनाए हुए इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के मध्य में रहेंगे, और ऐसी स्थिति में दोनों के दोनों सिरे जो होंगे उदासीन होंगे, और ऐसे क्या कहलाते हैं? अध्रुवीय कहलाते हैं। तो ध्रुवणता कैसे आती है? 11th क्लास में पढ़ाया था, डाइपोल मोमेंट में भी, द्विध्रुव आघूर्ण इत्यादि सब। तो ध्रुवणता कैसे आती है? ध्रुवणता आती है जब किसी बंध के दोनों सिरों पर इस प्रकार के परमाणु स्थित हो कि उन दोनों के विद्युत ऋणता में अंतर हो। अंतर होने से क्या होता है कि अधिक विद्युत ऋणी परमाणु बंध बनाने वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना बीच में, वो अपनी तरफ खींच लेता है। तो उसके ऊपर तो क्या आ जाएगा? आंशिक रूप से ऋणावेश। और दूसरे से वो दूर चला गया, दूसरे सिरे से क्या चला गया? दूसरे सिरे से वह दूर चला गया। तो जिससे दूर जाएगा कौन? बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म जो बीच में बंध बनाए हुए, वह जिस सिरे से दूर जाएगा उस सिरे पर आंशिक धनावेश, और जिस सिरे के पास जाएगा उस पर आंशिक ऋणावेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है भाई? ऋणावेश होता है। तो इस तरह के बंध पर जिसके बंध के दोनों सिरों पर आंशिक रूप से धनावेश या आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाता है, तो वह बंध ध्रुवीय बंध हो जाता है। जैसे अभी मैं आपको उदाहरण भी बताऊंगा, इसी के अंतर्गत कुछ उदाहरण बताऊंगा, वो देखना आप। हाँ, अब अध्रुवीय आणविक ठोस जिनमें अवयवी कण तो अणु होंगे, परंतु बलों का प्रकार, चूंकि अध्रुवीय में कोई बल होता ही नहीं है, और होता है वो नाम मात्र का, नगण्य। ठीक है, और वह सबसे दुर्बलतम बंध होता है। वांडरवाल बलों वैसे ही दुर्बल होते हैं, और वांडरवाल बलों के प्रकार में भी सबसे दुर्बलतम जो प्रकार होता है, बंध होता है या बल होता है, वह कौन सा होता है? लंदन बल या परिक्षेपण बल होता है। जो याद रखना, सबसे दुर्बलतम बंध होता है जो गैसों में पाया जाता है। इनके गलनांक क्वथनांक न्यून होते हैं, ये वाष्पशील होते हैं, अति वाष्पशील होते हैं। जैसे ही ढक्कन खोलेंगे, बोतल का ढक्कन खोलेंगे, ये वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण की अगर हम बात करें, गैस सिलेंडर में द्रवित अवस्था में, उसी को अगर हम दाब में वृद्धि करके, ताप में कमी करके ठोस अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं, तो जैसे ही वह कमरे के ताप पर आएंगे, तुरंत ही किस में परिवर्तित हो जाएंगे? वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे। इसलिए ये अति वाष्पशील होते हैं। ये विद्युत के कुचालक, अरे भाई ध्रुवणता है ही नहीं तो विद्युत के कुचालक, पॉइंट याद रखना। बीच बीच में मैं बताता रहूंगा, बहुत सारे पॉइंट ऐसे आते रहेंगे। अरे भाई चालक क्या होता है, ये कुछ चालक क्या होता है, कौन विद्युत धारा का चालन करते हैं, कौन विद्युत धारा का चालन नहीं करते। सिंपल सा पॉइंट याद रखना। क्या है सिंपल सा पॉइंट? किसी भी पदार्थ के चालन के लिए, विद्युत धारा के चालन के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। पहली चीज क्या होनी चाहिए? या तो उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाए या उसके अंदर मुक्त आयन। अब बात करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन। क्यों भाई? आयन तो होते हैं परंतु वो मुक्त नहीं होते। इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी में होते हैं। एवरी पार्टिकल हैज देयर इलेक्ट्रॉन, यानी वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो फिर वो तो विद्युत के सुचालक होने चाहिए। अरे भैया, इलेक्ट्रॉन रखने से काम नहीं चलेगा, वहाँ पर वह इलेक्ट्रॉन फ्री बैठा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ठालो बुलो रहना चाहिए। जड़े जो डाक्टर ठोक और कह सका कि जा दौड़ काम कर। और काम कैसे करेगा? कैसे काम करेगा? विद्युत धारा प्रवाही जब उसमें करते हैं तो उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। 2 इलेक्ट्रोड लगाने से क्या होगा? एक धनावेशित होता है, एक ऋणावेशित होता है। तो वो जो फ्री बैठे इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? चूंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होता है, तो वो किस ओर गति करेगा? धनावेश, धनाग्र इलेक्ट्रोड की ओर गति करेगा। और इसके साथ में अपने सर पे क्या उठा के ले जाता है?
आवेश, क्योंकि उस पर उसके ऊपर आवेश तो होता ही है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्बिक आवेश होता है। ठीक है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आवेश का मान दोनों पर क्या रहता है, निश्चित रहता है। चलो ठीक है, ये तो बात होगी उसकी। तो ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। फिर इनके उदाहरण जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठोस अवस्था में ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, रट्टा मारो कुछ भी करो, इनको याद करना। क्यों? क्योंकि आपको 5 उदाहरण दे दिए और पूछ लिया आणविक ठोसों के प्रकार में वर्गीकृत करो, तो कौन किस में आएगा, कौन किस में आएगा, ये याद रखना पड़ेगा। तो याद रखने के लिए नाम क्या है, अध्रुवीय। अध्रुवीय मतलब जिसमें ध्रुवणता नहीं होती है। ऑक्सीजन दोनों एक ही प्रकार के परमाणु, नाइट्रोजन दोनों एक ही प्रकार के परमाणु, क्लोरीन दोनों एक ही प्रकार के परमाणु। तो ये तो कैसे हो गई। मेथेन उसकी आकृति के कारण वह अध्रुवीय होता है, चतुष्फलक की आकृति होती है। ठीक है, इसलिए चारों तरफ समान बल कार्य करते हैं, किसी प्रकार की ध्रुवणता नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार से कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 ये भी कैसे होता है, अध्रुवीय। व्यापारिक नाम ध्यान रखना, कार्बन टेट्राक्लोराइड का पायरीन आगे आएगा वो। ठीक है, इसी तरह से आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन निष्क्रिय गैस है, नाम ही निष्क्रिय गैस है, तो भाई अध्रुवीय होगी वो तो। ठीक है, क्लियर। इसी तरह से ठोस CO2 वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज ठोस CO2। ठोस CO2 क्या है, सॉलिड CO2, इसे कहते हैं शुष्क बर्फ, और ये अध्रुवीय आणविक ठोस होती है, इसमें किसी प्रकार की ध्रुवणता नहीं पाई जाती है। आयोडीन, ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इस पर भी बार बार पूछा जाता है। आयोडीन कमरे के ताप पर एकमात्र ऐसी गैस कह सकते हो, हालांकि यह हेलोजन की गैसों के अंतर्गत आती है, परंतु कमरे के ताप पर यह ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आणविक ठोसों का पहला प्रकार, कौन सा, अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा प्रकार कौन सा है, ध्रुवीय आणविक ठोस। किसे कहेंगे ध्रुवीय आणविक ठोस, अरे भाई जिनमें प्रकृति बंध की प्रकृति कैसी होती है, ध्रुवीय प्रकृति होती है, वो क्या कहलाएंगे, ध्रुवीय आणविक ठोस। और ध्रुवणता कैसे आएगी, बता दिया, एक सिरे पर आंशिक ऋणावेश, दूसरे सिरे पर आंशिक धनावेश। क्यों आएगा, अरे भाई कि जब दोनों का बल क्या होगा, अलग अलग हो, किसी का अधिक किसी का कम। जिसका अधिक बल होगा बंध के इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ चले जाएंगे, और चूंकि इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ चले जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, धनावेश, सॉरी माफ करना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, ऋणावेश। इसलिए जिसकी तरफ वो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, आंशिक रूप से ऋणावेशित, और जिससे दूर जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, आंशिक रूप से धनावेशित। तो इस तरह से उस बंध में क्या उत्पन्न हो जाती है, ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है। और जिसके उदाहरण मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे दूसरा पॉइंट जो क्या है कि ध्रुवीय आणविक ठोस, इन ठोसों में के अणु की प्रकृति कैसी होती है, ध्रुवीय प्रकृति होती है। और ये ठोस इनमें जो पाया जाने वाला बल है इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा जाता है। द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। क्वेश्चन, ध्रुवीय आणविक ठोसों में किस प्रकार का बल पाया जाता है, नाम याद रखना, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, ये बल इसमें पाया जाता है। अगला पॉइंट, ये विद्युत के ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुछ चालक होते हैं, क्योंकि जो आयन होते हैं वो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, परंतु जलीय विलयन की अवस्था में अथवा पिघली हुई अवस्था में ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। इसका उदाहरण यदि हम देखें तो क्या है उदाहरण, ठोस HCl। अब देखो, हाइड्रोजन विद्युत ऋणता कम, Cl विद्युत ऋणता अधिक, इसलिए इसका बंध कैसा होगा, ध्रुवीय बंध होगा। क्लियर। हाँ, तो ठोस CO2 सॉरी ठोस HCl, ठोस SO2, ठोस CHCl3 जिसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं आदि, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं भाई, आणविक ध्रुवीय आणविक ठोसों के अंतर्गत आते हैं। तीसरा प्रकार जो है इसका वो कौन सा है, हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। भाई फोन लगाओ, हाइड्रोजन बंध बनाओ, 11th में बताया था, फोन यानी FON। जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में अगर हाइड्रोजन परमाणु बेचारा सैंडविच बन जाता है, तो वह एक तरफ से तो सहसंयोजक बंध के रूप में जुड़ा रहता है, और दूसरी तरफ से एक नए प्रकार का दुर्बल बंध, सहसंयोजक बंध की तुलना में दुर्बल बंध बन जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं, और जिसको डॉट 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 लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। क्लियर। तो हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोसों में किस प्रकार का बल पाया जाता है, लिखा हुआ ही मिलेगा आपको, थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाना, यानी उसमें बंध कौन सा पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ओके, ये पहले प्रकार हो गया कौन सा, आणविक ठोस, जो पुनः 3 भागों में बांटा गया था, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंध युक्त। नेक्स्ट हम बात करें आयनिक ठोस। नाम से पता चलता है
आयनिक ठोसों में अवयवी कण कौन होंगे? कौन होंगे रे भाई? आयन, नाम से ही पता चलता है आयनिक यौगिकों में पाया जाता है। कौन किस में पाया जाता है? आयनिक यौगिकों में। तो पहला क्वेश्चन, आयनिक ठोसों में अवयवी कण कौन से हो गए? आयन। इनमें पाए जाने वाले बल का प्रकार बताओ। वेरी इंपॉर्टेंट, आयनिक यौगिकों में 11th क्लास में पढ़ा था हमने। कौन सा बल पाया जाता है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, जिसका एक और नाम है, याद रखना, फिजिक्स में पढ़ा होगा, कूलम्बिक बल। कौन सा बल होता है? कूलम्बिक बल भी पाया जाता है। दोनों का एक ही नाम। ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। आयनिक ठोस को प्रकृति कैसी होती है? भंगुर प्रकृति होती है। क्यों रे भाई? कि जब इन पर बाह्य बल लगाया जाता है तो समान आवेश कहाँ आ जाते हैं? पास पास। और जब समान आवेश आएगा तो अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्सन, प्रतिकर्षण। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। चलो हटो मेरे से दूर, भगो यहाँ से। और ऐसी स्थिति में पूरा क्रिस्टल क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। और ये बिखरना, हल्का सा बाह्य बल लगाने से उसका बिखरना क्या कहलाता है? भंगुर प्रकृति कहलाती है। ये ठोस पिघली हुई अवस्था में अथवा किसी विलयन अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में तो उनके आयन क्या रहते हैं? जुड़े हुए रहते हैं, बंद युक्त रहते हैं। लेकिन पिघली हुई अवस्था में आयनिक यौगिकों के आयन मुक्त हो जाते हैं और मुक्त होते ही वो विद्युत धारा का चालन कर लेते हैं। ठीक है, ये ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। इनका अणु सूत्र न लिखकर इनका मूलानुपाती सूत्र लिखा जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रखना। आयनिक यौगिकों का कभी भी अणु सूत्र नहीं लिखा जाता है, आयनिक यौगिकों का मूलानुपाती सूत्र लिखा जाता है। और मूलानुपाती सूत्र क्यों लिखते हैं भाई आयनिक यौगिकों? क्योंकि इनका कोई निश्चित सूत्र नहीं बनता, अणु सूत्र नहीं बनता। ठीक है, तो अणु सूत्र तो किस में बनता है? सहसंयोजक यौगिकों में। जबकि आयनिक यौगिकों में कौन सा सूत्र बनता है? मूलानुपाती सूत्र। लिखेंगे कैसे? वो एक आवेश अपने विपरीत आवेश को किस प्रकार उदासीन करता है। किस प्रकार से? मतलब कि उसके कितने आयन, विपरीत आवेश वाले कितने आयनों से उदासीन होते हैं अथवा अगले वाले को उदासीन करते हैं। NaCl की बात करते हैं तो NaCl में क्या होता है? 1:1, इसलिए NaCl। CaF2 में क्या होता है? एक Ca+2 आयन का आवेश 2 Cl2- आयनों के आवेश से उदासीन होता है, इसलिए CaCl2 बनेगा। इसी प्रकार CaF2 की बात करें तो CaF2 बनेगा। तो ये सारे क्या होते हैं? आयनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, तो उदाहरण सीधा सीधा सिंपल सा ध्यान रखना। और मूलानुपाती सूत्र में पहले धनावेशित धनायन वाले को लिखते हैं और बाद में ऋणायन वाले को लिखते हैं। NaCl, Al2SO4, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, CaCl2, MgCl2, MgO इत्यादि, ये सभी जो मैंने बताए हैं ये सारे के सारे आयनिक यौगिक है। तो सिंपल सा ध्यान रखना कि आयनिक यौगिक कोई भी अगर आ जाए तो वो किस प्रकार का ठोस है भाई? आयनिक ठोस है। नेक्स्ट, सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस कौन से होते हैं? हाँ, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस, नाम से पता चलता है भाई कि उनमें बल कौन सा पाया जाता है? सहसंयोजक बल पाया जाता है, जो सहसंयोजक बंध के रूप में जो जाना जाता है। ठीक है, अवयवी कण कौन होते हैं? हाईलाइट किया हुआ है, ध्यान रखना। अवयवी कण कौन होते हैं? परमाणु होते हैं। ठीक है, और ये आपस में सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़कर विशाल अणु का निर्माण करते हैं, विशाल क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, विशाल जाल का निर्माण करते हैं। इसीलिए इनको नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। सहसंयोजक ठोसों का ही दूसरा नाम है कौन सा? नेटवर्क ठोस। और इनके उदाहरण कौन कौन से? हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, क्वार्ट्ज, SiO2, Bn, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन स्वयं, ये सारे के सारे इसके उदाहरण हैं। ध्यान रखना, उदाहरण याद नहीं हो तो दिमाग में फिट कर दो, रट्टा मारो, चाहे कुछ भी करो। उदाहरण में क्या है, क्या समझाना उदाहरण में? सिंपल सी बात, हीरा है, क्या है? सहसंयोजक यौगिक है, तो किस में आएगा भाई? सहसंयोजक ठोसों के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड सॉलिड है, सहसंयोजक सॉलिड है, ये भी किसके अंतर्गत आएगा? सहसंयोजक ठोसों के अंतर्गत आएगा। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है, ये विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन नहीं होता है। अपवाद एक ध्यान रखना, कौन सा? ग्रेफाइट, जिसकी संरचना हम पढ़ रहे हैं। ग्रेफाइट में अवयवी कण कौन से होते हैं? कार्बन होते हैं, जो कार्बन परमाणु होते हैं। बल कौन सा पाया जाता है? सहसंयोजक बल पाया जाता है। आकृति षटकोणीय परतदार होती है। संकरण sp2 संकरण होता है, विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। एक परत और दूसरी परत के बीच की दूरी, परतों के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.35 एंगस्ट्रॉम, जो अधिक होती है
अतः क्या होता है, जब इन पर बाह्य बल लगा जाता है तो ये परत एक परत के दूसरे एक परत पर दूसरी परत क्या हो जाती है, सरक जाती है। इसलिए ये स्नेहक के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में भी चिकने मुलायम भी होते हैं। ठीक है, ये इसका एक मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब sp2 संकरण होता है तो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बाह्य कक्षा में, उन 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो sp2 संकरण में भाग ले लेते हैं, जो अन्य किसी कार्बन परमाणु से बंध बना लेते हैं। परंतु प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास एक एक क्या बचा रहता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बचा रहता है, जो विद्युत धारा का चालन करते हैं। इसी प्रकार हीरे की बात करें, संरचना 11 में पढ़ चुके हैं। sp3 संकरण पाया जाता है। ठीक है, क्रॉस त्रिविम चतुष्फलक की संरचना होती है, कार्बन का शुद्ध रूप होता है। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है, 1.54 एंगस्ट्रॉन इसकी बंध लंबाई होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न, शुष्क बर्फ किस प्रकार का आणविक ठोस है? तो आंसर अध्रुवीय आणविक ठोस है। निम्न को आणविक ठोसों के प्रकार में वर्गीकृत करो। देखो ये क्वेश्चन कैसे, NH3, H2S, CCl4, इन सबको किसमें, आणविक ठोस। आणविक ठोस कौन कौन से होते हैं? अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। तो ये किस किस में आएगा? तो CCl4 अध्रुवीय में आ गया, CH4 अध्रुवीय में, I2 अध्रुवीय में, O2 अध्रुवीय में और आर्गन अध्रुवीय में। ठीक है, इसी तरह से हाइड्रोजन बंध वाले NH3, HF, H2O, ये सारे उदाहरण किसके हैं? हाइड्रोजन बंध वाले। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है? क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रेफाइट चिकना और मुलायम और स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि इनमें परतों के बीच की दूरी अधिकतम होती है, तो बाह्य बल लगाने पर एक परत दूसरी परत के ऊपर सरक जाती है। हीरा अत्यधिक कठोर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें sp3 संकरण पाया जाता है और क्रॉस त्रिविम चतुष्फलकीय संरचना होती है, जिससे बाह्य बल लगाने पर वह बाह्य बल विकेंद्रीकृत हो जाता है। जैसे एक बाह्य बल लगा तो आगे 3 में वह डिवाइड कर देगा, तो 1/3 1/3 1/3 में डिवाइड हो गया। वो 1/3 पुनः आगे 3 और भागों में डिवाइड कर देगा, तो 1/9 1/9 1/9, यानी जो बाह्य बल एक लगा था संपूर्ण क्रिस्टल में घूमने पर वह नगण्य हो जाता, अतः यह अत्यधिक कठोर होता है। MgO में पाए जाने वाला आकर्षण बल का नाम कौन सा होता है? कूलाम्बिक बल या स्थिर विद्युत आकर्षण बल, क्योंकि ये क्या होता है? आयनिक होता है। कॉपर में पाए जाने वाले अवयवी कण का नाम बताइए। कॉपर धातु, अब ये बताऊंगा मैं, अभी पहले ये पढ़ लो। चौथे प्रकार का ठोस कौन सा हो गया भाई? पहला प्रकार हमने कौन सा देखा था? आणविक। दूसरा प्रकार कौन सा? आयनिक। तीसरा प्रकार कौन सा? सहसंयोजक या नेटवर्क। और चौथा प्रकार कौन सा हो गया रे भाई? धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, दोनों बातें याद रखना। क्या दो बातें? अवयवी कण कौन होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। वैसे कर्नेल होते हैं, और पूरा नाम अगर लिखें तो इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे हुए धनायन क्या कहलाते हैं? कर्नेल कहलाते हैं। और ये इनके क्या होते हैं? अवयवी कण। और बल कौन सा पाया जाता है भाई? धात्विक बल पाया जाता है। अब पूछोगे सर, आपने धात्विक ठोसों में जैसे कॉपर है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, ये सारी धातुएं होती है, तो इन धातुओं में ये धनायन कहाँ से आ गए? ये इलेक्ट्रॉन का समुद्र कहाँ से आ गया? बिल्कुल, धातुओं का गुण याद करो। क्या गुण होता है? शुरू से पढ़ते आ रहे, धातुओं का गुण क्या होता है? आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो जो उदासीन परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या बनाता है? धनायन। 11th क्लास में पढ़ा, धनायन बनाता है। तो धनायन कहाँ से आ गया? वहाँ से आ गया धनायन। और इलेक्ट्रॉन का समुद्र, प्रत्येक परमाणु, उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे वो जाएंगे कहाँ? क्रिस्टल में ही रहेंगे, उनके ऊपर ऋणावेश आ जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर बना क्या बन गया? धनायन, उनके ऊपर क्या? धनावेश हो गया। इन दोनों के मध्य का बल जो होता है वो क्या कहलाता है? धात्विक बल कहलाता है। ये विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि इनमें आयन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। आघातवर्धनीय, आघातवर्धनीय किसे कहते हैं? जिनको पीटने पर फैलाया जा सकता, चद्दरें बनाई जा सकती है, वो आघातवर्धनीय। तन्यता क्या होती है? खींचने पर तार बनाए जा सकते हैं, ये तन्यता होती है। इनके उदाहरण कौन कौन से हो गए भाई? कॉपर, एल्यूमिनियम, Fe, Ag, Hg, Au, सभी प्रकार की धातुएं। सिंपल सा ध्यान रखना, आवर्त सारणी में जितनी भी धातुएं हैं वो सारे किसके अंतर्गत आएगी? धात्विक ठोसों के अंतर्गत आएगी। ये इस प्रकार से धनायन बनते हैं और इलेक्ट्रॉनों का समुद्र होता है। इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में कौन होता है भाई? ये धनायन रहते हैं, जिन्हें कर्नेल्स कहते हैं। अब वो पहले वाले क्वेश्चन देखो। पहले वाला क्वेश्चन क्या है? ये रहा, कॉपर में पाए जाने वाले अवयवी कण का नाम बताइए। तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे हुए धनायन, जिसे कर्नेल कहते हैं, यह अवयवी कण हो गया। ठीक है, निम्नलिखित ठोसों को अंतर आणविक आकर्षण बलों के आधार पर
वर्गीकृत करो। तो अंतराण्विक आकर्षण बलों के आधार पर 4 प्रकार: आणविक, आयनिक, सहसंयोजक और धात्विक। तो Na2SO4 आयनिक, NH3 क्या हो गया? आणविक अणु होता है, और वो भी कौन सा? हाइड्रोजन बंध युक्त। ग्रेफाइट कौन सा हो गया? परमाणविक, परमाणु सहसंयोजक बन पाया जाता है, इसलिए सहसंयोजक ठोस। क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज बताया था सहसंयोजक ठोस के अंतर्गत आता है। CO2 ठोस, CO2 ठोस ही है सारे, तो आणविक ठोसों के अंतर्गत आ गया, ठीक है। और क्रोमियम Cr धातु है, तो धात्विक ठोसों के अंतर्गत आ गया। तो इस प्रकार से अंतर आणविक बलों के आधार पर ठोसों को वर्गीकृत किया गया। ये एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपस्थित अंतर आणविक बलों के आधार पर निम्नलिखित ठोसों को वर्गीकृत करो। K2SO4 आयनिक है, SN धात्विक है, ठीक है। बेंजीन, अब ध्यान रखना, बेंजीन अणुओं के रूप में पाई जाती है, आणविक है। यूरिया भी आणविक है। अमोनिया भी आणविक है, ठीक है। इसके बाद है जिंक सल्फाइड, आयनिक हो जाएगा। जिंक सल्फाइड किस में आएगा? आयनों में। ग्रेफाइट सहसंयोजक में आ गया। रुबिडियम धातु है, तो धात्विक में चला जाएगा। ऑर्गन गैस है, धातु नहीं है, ध्यान रखना, निष्क्रिय गैस है, तो किस में आ जाएगी? आणविक में। सिलिकॉन कार्बाइड सहसंयोजक में आ जाएगी। ठोस CO2 पुनः बार बार आएगा, ये आणविक में आ गई। और CCl4 किस में आ गई? आणविक में, ठीक है। तो ये आज का पार्ट फर्स्ट यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये वीडियो आपको लिंक पर मिलेगा, इस लिंक को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और इस तरह से मैं आपको और ऑनलाइन वीडियो बनाकर कोविड काल में आपको निःशुल्क ये सुविधा उपलब्ध कराता रहूं। मेरा एक ही उद्देश्य है, सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप अच्छे से अच्छे केमिस्ट्री के ज्ञाता बने और 12th क्लास में अच्छे से अच्छे केमिस्ट्री के अंदर मार्क्स लेके आए। यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। जय हिंद, जय भारत।